हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो हम लोग कैलकुलेट किए थे। अब आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म किसी भी तरीके से हो सकता है। तो उस केस में हम लोगों का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि 11th के कोर्सेज में हम लोग मास का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरह से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों का होता है। और जितने तरह के हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं उतने ही तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं। तो सबसे पहले कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के होते हैं इसकी बात। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का है, तीन तरह का होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन तरह का हम लोगों का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी लेंथ के अलोंग में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ किसी भी चीज का हो सकता है, वायर का हो सकता है या किसी थिन रॉड का हो सकता है, तो उसमें अगर लेंथ के अलोंग में हम लोगों का बेसिकली, फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोगों का वायर है तो इसके वायर के लेंथ के अलोंग में हम लोगों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लेते हैं ये एल लेंथ का एक वायर है या रॉड है, इसमें टोटल चार्ज यहां से यहां तक में हम लोगों को क्यू है और ये यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसके यूनिट लेंथ का जो भी चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो कि टोटल चार्ज Q है और टोटल लेंथ L, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, Q बाई L। इसको डिनोट करते हैं जनरली हम लोग लैम्डा से। दिस लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका यूनिट हम लोगों का क्या बनेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, विच इज कूलॉम पर मीटर। ये हम लोगों का लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट। दूसरा हम लोगों का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई भी चार्ज हम लोगों का अगर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसमें यूनिट एरिया पे कितना चार्ज आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। अगर टोटल सरफेस का एरिया A है और टोटल चार्ज Q है तो उस केस में चार्ज पर यूनिट एरिया हम लोगों का Q बाई A, एंड दिस इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड यूनिट हम लोगों का कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी वॉल्यूम में, अगर ऑब्जेक्ट का कोई वॉल्यूम है उसमें अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्ज है तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो आता है उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरह से चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को चार्ज डेंसिटी हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं रो से। टोटल चार्ज Q है, वॉल्यूम अगर V है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हम लोगों का Q बाई V, एंड यूनिट इज कूलॉम पर मीटर क्यूब। तो ये तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के होते हैं कंटिन्यूअस वे में। तो अब वन बाय वन करके हम लोग इनके फील्ड कितना बनता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है उसको देखते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझते हैं लाइन चार्ज जो भी हम लोग का है कि किसी लाइन पर अगर हम लोग छोटे छोटे पॉइंट चार्ज बिल्कुल पास पास अगर रखते जाएंगे तो ये हम लोगों का एक लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बनता जाएगा, और ये छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हम लोग इस लाइन पे अरेंज किए हुए हैं। तो अब इसमें हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इस चार्ज की वजह से अगर पता करना है तो इन सभी छोटे छोटे हम लोग के जो पॉइंट चार्जेस हैं इन सब का जो भी इंडिविजुअल फील्ड इस पॉइंट पर है उसका रिजल्टेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग कंसीडर किए थे कि O से एक पॉइंट इधर कंसीडर करें, पॉइंट चार्ज यहाँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कहीं है, और इतना ही डिस्टेंस पर अगर नीचे कोई पॉइंट चार्ज ले रहे हैं यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कहीं था। तो ये एक पिछले वीडियो हमने कवर किया था ये क्वेश्चन कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था E और E, और ये थीटा और ये थीटा है तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज 2E cos थीटा। उसी तरह से दूसरा चार्ज अगर ये वाला लें और उतना ही डिस्टेंस पर इधर वाला चार्ज ले लें तो इन दोनों का फील्ड हम लोगों का ये है, इसका फील्ड ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा था। तो उस केस में हम लोग इसको भी इसके साथ ऐड करेंगे 2E1 2E2 cos थीटा। अगर जितना पॉइंट चार्ज इधर बनेगा उतना ही पॉइंट चार्ज इधर अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इस लाइन के अबाउट ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है,
और सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका नेट फील्ड हमेशा इसी लाइन के लॉन्ग होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन वाला हर एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए सिमेट्रिकल, इस लाइन के अबाउट अगर सिमेट्रिकल हम लोगों का चार्ज है दोनों तरफ, इधर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इधर भी है, उस केस में नेट रिजल्टेंट जो फील्ड होता है इसी लाइन के लॉन्ग होगा और ये नेट इस डायरेक्शन में आएगा। ये हमने कवर किया था। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हम लोगों का एक टोटल ये लेंथ L है, इस पूरे लेंथ का जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। तो अब ये टोटल चार्ज Q है और इसमें टोटल लेंथ L, तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग जो भी होंगे वो हर एक छोटा छोटा पार्ट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। दिस वन इज जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, दिस वन इज जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो बनेंगे वो पॉइंट चार्ज की तरह हैं और इन सब का रिजल्टेंट फील्ड हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला केस हम लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन चार्ज। स्ट्रेट वायर लिया गया है जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया गया, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर इज लैम्डा। इसकी वजह से इस पॉइंट पर हम लोगों का, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या किए कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट जो बनेंगे, हर एक एलिमेंट के पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है और ये छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं। और किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे KQ/R², जहां पर Q उस पॉइंट चार्ज का वैल्यू है और R उस पॉइंट का डिस्टेंस उस पॉइंट चार्ज से। तो ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। तो उस केस में फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये जो पॉइंट हम लोग का है, ये लाइन जो दिख रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये फिक्स्ड पॉइंट की तरह है। यहां से हम लोग y डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं जिसका लेंथ dy। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये पॉइंट चार्ज की तरह है तो इससे ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन रहा है, इसकी वजह से हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, रेडियली आउटवर्ड पॉइंट चार्ज का। अब इसका फील्ड हम लोगों का इस डायरेक्शन में आएगा। इधर कोई एलिमेंट लेते हैं तो इसका फील्ड हम लोग इस डायरेक्शन में इधर आएगा, इसका फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। यानी हर एक एलिमेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। इसलिए हम लोग इस एलिमेंट का फील्ड यहाँ लिखेंगे, लेकिन अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते क्योंकि हर एक एलिमेंट के फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो अगर हम लोगों को ये वेक्टर में पढ़े थे कि बहुत सारे वेक्टर्स अगर इस तरह से हैं तो इन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सभी वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ये इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सबका, तो इन सबका वर्टिकल एक साथ ऐड करते थे और सबका हॉरिजॉन्टल एक साथ ऐड करने पर नेट में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता था इधर और नेट में एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा। तो ये दो कंपोनेंट हम लोगों का मिलता था जब बहुत सारे वेक्टर्स हम लोगों को ऐड करना होता है। तो इस तरह से कंपोनेंट में ब्रेक करके हम लोग इसको ऐड करते हैं। यहां पर हम लोग कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट लिए, एक अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग, और एक हम लोगों का इसके परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर या वायर के परपेंडिकुलर हम लोगों का ये कंपोनेंट कहलाएगा और वायर के पैरेलल ये कंपोनेंट कहलाएगा। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट, अगर यहां पर भी एलिमेंट लेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का इस डायरेक्शन में अगर आता है, यहाँ कोई एलिमेंट है, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर इधर, इधर कोई एलिमेंट होता तो इसका फील्ड हम लोगों का इस डायरेक्शन में कहीं है, इसका दो कंपोनेंट इधर और इधर। तो हॉरिजॉन्टल वाले सारे कंपोनेंट एक साथ ऐड होंगे और वर्टिकल वाले एक साथ ऐड होंगे। तो नेट में हम लोगों का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा और नेट में एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। तो इस डायरेक्शन वाला नेट कंपोनेंट निकालने के लिए क्या किए, इस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो नेट इधर वाले सारे कंपोनेंट ऐड हुए। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस डायरेक्शन में जितने कंपोनेंट थे वो सारे ऐड होंगे। तो अब इन दोनों कंपोनेंट को हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें दो कंपोनेंट हम लोगों को मिलेगा। हम पर हम लोगों का ये डिस्टेंस, ये कुछ इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन चार्ज से जो दिया गया था, दिस डिस्टेंस इज लेट अस सपोज दिस इज r।
ये r डिस्टेंस पर अगर हम लोगों को पता करना है, मान लेते हैं कि ये वायर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो r है, तो इससे r डिस्टेंस पर हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। अब इस पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना है, तो अगर इसका लेंथ dy है तो इसका चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, dq, चार्ज ऑन द एलिमेंट, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dy। भाई इसका लेंथ dy है, इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज हम लोगों का लैम्डा है, तो इसका चार्ज लैम्डा इंटू dy। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड d मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितना है पहले, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अब ये एंगल हम लोग इसका, ये रेफरेंस लाइन हम लोग कर सकते हैं, इस लाइन से कितने एंगल पर ये हम लोगों का एलिमेंट बन रहा है, थीटा एंगल, और फर्दर ये कितना एंगल बना रहा था, डी थीटा, विच इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो। तो उस केस में थीटा एंगल अगर ये होता है तो ये एंगल भी हम लोगों का थीटा हो गया। ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना हुआ, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज x, ये जो डिस्टेंस था वो x है, तो x का वैल्यू r बाई कॉस थीटा विच इज r सेक थीटा, x का वैल्यू r सेक थीटा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अब ये डिस्टेंस पता हो गया r और थीटा के टर्म में, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, इसको हम लोग डी लिख दें, d इक्वल टू k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहां से x लिए हम लोग। अब इसमें डी क्यू का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं लैम्डा इंटू डी वाई, तो k लैम्डा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई x का वैल्यू ये है r सेक थीटा स्क्वायर, k लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाई r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। का एक्चुअली वेरिएबल कौन कौन है, y थीटा x, ये सारा वेरिएबल है, तो वैसे x का वैल्यू तो r थीटा में लिख लिए, अभी y और थीटा, यहां पर हम लोगों का d y के साथ लगा हुआ था, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे थीटा में अगर, तो पहले तो y और थीटा का रिलेशन क्या है, सिंस y इक्वल टू, इस ट्रायंगल में tan थीटा लिखेंगे तो y डिवाइडेड बाई r विच इज tan थीटा, तो y इक्वल टू r tan ऑफ थीटा। इसमें हम लोगों को y नहीं चाहिए था, यहाँ कितना है dy, तो इसमें dy लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें, dy बाई डी थीटा इक्वल टू r tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से dy का वैल्यू मिल गया कितना, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये dy का वैल्यू अगर यहां पुट कर देते हैं तो उस केस में डी का वैल्यू कितना मिल रहा है, दैट्स वाई डी इक्वल टू k लैम्डा बाई r स्क्वायर, k लैम्डा, dy का वैल्यू r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई दिस वन r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक r कैंसिल हो गया, तो इट इज k लैम्डा बाई r इंटू डी थीटा, ये d का वैल्यू हो गया। अब ये d को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक एलिमेंट का डायरेक्शन अलग अलग था, इसलिए इसको दो कंपोनेंट ब्रेक किए, d साइन थीटा और d कॉस थीटा, तो इसको अलग और इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर वाला सारा कंपोनेंट एक साथ ऐड होगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट सारा एक साथ ऐड होगा। तो इसको इंडिविजुअली हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले इस वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट करें अगर d cos थीटा, ये जो कंपोनेंट है ये इस वायर के परपेंडिकुलर आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं d परपेंडिकुलर, क्योंकि अब ये रॉड हम लोगों का किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर ये इसको हॉरिजॉन्टल रख देते हैं तो इस पॉइंट पर अगर निकालना होगा तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये हम लोगों का इस वायर के पैरेलल होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम लोग इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इस वाले को पैरेलल कंपोनेंट नेट। तो सबसे पहले इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर d का वैल्यू हम लोगों का ये जो आया है k लैम्डा बाई r डी थीटा, इसको पुट कर देते हैं अगर, तो ये k लैम्डा बाई r cos थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सारे इधर वाले कंपोनेंट ऐड होने हैं, लिमिट,
अब ये हम लोगों का रेफरेंस लाइन था, इधर वाला एंगल, ये इस इंड का जो एंगल बन रहा है ये θ2, और इस वाले इंड का जो एंगल बन रहा है वो θ1। अब थीटा हम लोग यहां से मेजर करना शुरू किए, तो अब यहां से हम लोग इस डायरेक्शन में अगर बढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू थीटा का कर, तो इधर जब बढ़ेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू ऑफ थीटा का लाएगा। यानी कि यहां से यहां तक टोटल कवर होने के लिए इस थीटा का वैल्यू -θ1 से +θ2 हम लोगों का वैरी करना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट कहां से कहां तक? -θ1 टू θ2। cos थीटा का इंटीग्रेशन E perpendicular, it is k lambda by r, cos theta is sin theta, limit -θ1 to θ2। फाइनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोगों का मिल गया k lambda by r sin of θ2 माइनस sin of -θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन ऑफ -θ1 इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा k लैम्डा बाई r साइन θ2 प्लस साइन θ1। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी वायर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो है। इसी में दो एंगल हम लोग यहाँ इस एंड पर, इस एंड से पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन था उसका वायर के साथ एंगल अल्फा दिखाया गया है। इस वाले एंड का जो भी हम लोगों का लाइन बन रहा था इस वाले एंड पर पॉइंट से, उसका वायर के साथ एंगल बीटा अगर बन रहा है, तो अल्फा और बीटा के टर्म में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो अब ये हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बीटा और ये θ2 मिलकर के 90 होगा। इसका मतलब बीटा का वैल्यू 90 माइनस θ2 या θ2 का वैल्यू 90 माइनस बीटा पुट कर सकते हैं। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो θ1 का वैल्यू हम लोग 90 माइनस अल्फा बोल सकते हैं। तो इन दोनों को अगर पुट कर देते हैं तो अल्फा और बीटा के टर्म में भी आंसर आ जाएगा हम लोगों का। इट इज k लैम्डा बाई r sin θ2 which is 90 माइनस बीटा, ये साइन 90 माइनस बीटा प्लस साइन θ1 which is 90 माइनस अल्फा। तो फाइनली ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोगों का k लैम्डा बाई r cos ऑफ बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा, ये इन दोनों एंगल के टर्म में हम लोगों का ये रिजल्ट है। और ये लाइन के साथ इन दोनों का एंगल जो बन रहा था θ1 θ2 उसके टर्म में हम लोगों का ये रिजल्ट है। तो फाइनली ये दो रिजल्ट हम लोगों को याद रखना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। इन दोनों में से कोई भी एक याद रख सकते हैं। ये अगर हम लोग याद रखते हैं इस एंड वाला एंगल अगर लेकर के, तो उस केस में ये हम लोगों का फार्मूला यूज कर सकते हैं। इन दोनों एंगल के टर्म में अगर याद रखते हैं तो ये हम लोगों का फार्मूला होगा। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है। फिर कंफ्यूजन क्या है? अगर मान लेते हैं ये रॉड, ये वाला एंड इसके ऊपर ही रहता है, यानी कि ये हम लोगों का रॉड था और ये लाइन यहाँ पर था और पॉइंट P यहाँ है, तो अब एक एंड यहाँ है दूसरा एंड यहाँ है, तो इस एंड और इस एंड, इस लाइन से ये एंगल और ये एंगल θ2 और ये कितना है θ1, यानी कि अब ये दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में हो गए, एक ही इस डायरेक्शन में है। तो अब ये थीटा हम लोग जनरली यहां पर ले रहे थे, ये वाला एंगल थीटा था, तो अब थीटा का वैल्यू यहां से लेके यहां तक, क्योंकि एलिमेंट यहां से यहां तक अगर वेरी कराएंगे तो थीटा का वैल्यू इस θ1 से लेके θ2 तक ही वेरी करेगा, जो कि दोनों पॉजिटिव होगा। तो उस केस में ये लोअर लिमिट हम लोगों का +θ1 और ये θ2, तो ये बीच में हम लोगों का जो माइनस साइन दिख रहा था, अब ये प्लस हो गया था इसके माइनस होने की वजह से, अब ये माइनस ही रह जाएगा, तो यहाँ बीच में हम लोगों का माइनस साइन आ जाएगा। लेकिन इसमें बीच में कोई भी साइन का चेंज नहीं होता है। अगर अल्फा ये हम लोगों का है, बीटा ये है, तो अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर एंगल एक अल्फा ये बनेगा, बीटा ये बनेगा, जिसमें अल्फा 90 से ज्यादा हो जाएगा, बीटा हम लोगों का लेस देन 90 होगा। लेकिन इसमें साइन चेंज नहीं होगा, ये अपने आप में अल्फा अगर 90 से बड़ा होगा तो कॉस अल्फा ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा।
इसलिए इसमें हम लोगों का कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसको अगर याद रखते हैं तो इसमें बीच में साइन हम लोगों को चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी जब दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में होगा। ये नेक्स्ट कंपोनेंट पैरेलल, डी पर पैरेलल इसको बोल रहे हैं विच इज डी साइन थीटा, और डी का वैल्यू ये के लैम्डा बाय आर इंटू डी थीटा जो था, इसको पुट करते हैं तो इट इज के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। अब टोटल ये वाला कंपोनेंट अगर ऐड करना है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उस केस में ये पैरेलल कंपोनेंट हम लोगों का टोटल कितना आ गया, इट इज के लैम्डा बाय आर साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रल के लैम्डा हम लोगों का और आर ये कांस्टेंट था, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, फिर से लिमिट माइनस थीटा 1 2 प्लस थीटा 2, माइनस थीटा 1 2 प्लस थीटा 2, इसमें साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट माइनस थीटा 1 2 थीटा 2 एंड दिस इज के लैम्डा बाय आर। इस माइनस को बाहर कर देते हैं पहले, अब इसमें लिमिट पुट करते हैं cos थीटा 2 माइनस cos माइनस थीटा 1 which is k lambda by r cos थीटा 2, cos of माइनस थीटा इज अगेन cos थीटा, तो ये cos थीटा 1 ही रह गया। इस माइनस को यहां एडजस्ट करें तो इट इज k lambda by r टाइम्स cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट। इसको अल्फा बीटा के टर्म में अगर रखते हैं तो इसको हम लोग 90 माइनस अल्फा, इसको 90 माइनस बीटा पुट कर सकते हैं, तो इसको पैरेलल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या आ गया, cos 90 माइनस अल्फा माइनस cos 90 माइनस बीटा। तो यहां से पैरेलल कंपोनेंट का वैल्यू के लैम्डा बाय आर, ये साइन अल्फा माइनस दिस वन इज साइन ऑफ बीटा, बीच में रिजल्ट माइनस साइन आ गया, या यहां पर भी माइनस आ रहा था। अगर साइन अल्फा हम लोगों का बड़ा होगा साइन बीटा से तो ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव होने का मतलब है साइन अल्फा अगर हम लोगों का साइन बीटा से बड़ा होना है, इसका मतलब अल्फा और बीटा में बड़ा कौन हो गया, अल्फा, क्योंकि अल्फा जितना बड़ा होगा उसका साइन उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो अल्फा अगर बड़ा होगा बीटा से तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये जो डायरेक्शन हम लोग कंसीडर किए हैं वो सही डायरेक्शन है। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जो डायरेक्शन हम कंसीडर किए हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। और अगर ये अल्फा बीटा बराबर हो गया, अल्फा और बीटा बराबर होने का मतलब ये है कि इधर जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इधर भी है वायर का, इस लाइन से, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल चार्ज। तो उस केस में ये कंपोनेंट ही हम लोगों का जीरो हो जाएगा और सिर्फ इधर वाला कंपोनेंट आएगा, जो अभी शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर सिमेट्रिकली इधर और इधर सिमेट्रिकल चार्ज होगा तो उस केस में सिर्फ इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा, इधर हम लोगों का कोई फील्ड नहीं आएगा, जो कि यहां से दिख रहा है एफ अल्फा इक्वल टू बीटा। अल्फा बीटा बराबर होने का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम। थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें अगर कि ये अल्फा और बीटा बराबर है, यानी कि ये दोनों इक्वल लेंथ, ये जितना लेंथ है उतना इधर भी है, तो इस केस में नेट फील्ड हम लोगों का इस डायरेक्शन में आ गया। अब इधर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा चार्ज ऐड कर दिए, इतना चार्ज हम लोग ज्यादा ऐड कर दें इधर, यानी कि इधर का लेंथ ज्यादा कर दी, तो इसका जो फील्ड आएगा इधर जब जोड़े तो इसका फील्ड हम लोगों का इधर आया, और इसका भी दो कंपोनेंट इधर और एक इधर, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसके साथ ऐड हो गया सिमेट्रिकल जो था, और ये वाला कंपोनेंट जो बच गया, जो कि इधर कोई और चार्ज नहीं है, इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। मतलब चार्ज अगर इधर लेंथ ज्यादा हो गया है, मतलब इधर चार्ज ज्यादा हो गया, तो इधर चार्ज ज्यादा होने पर इसके पैरेलल में जो कंपोनेंट है इसके अपोजिट हो गया, ये चार्ज इधर ज्यादा हो रहा है, फील्ड पैरेलल वाला इधर आ रहा है। अगर इधर हम चार्ज ज्यादा कर दें, इससे इधर कम कर देते हैं, इधर ज्यादा कर देते हैं, तब ये वाला जो कंपोनेंट है अब ऊपर आ जाएगा, और ये तो हमेशा इधर ही रहेगा, ये हमेशा वायर के परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये वायर के पैरेलल ही रहेगा। तो पैरेलल के लिए हमेशा ध्यान रखना है जिधर चार्ज हम लोगों का कम हो रहा है उसी डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट ज्यादा।
फाइनल रिजल्ट है स्ट्रेट लाइन चार्ज के लिए अल्फा बीटा थीटा 1 थीटा 2। परपेंडिकुलर कंपोनेंट वायर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के लॉन्ग होगा, और इसकी वजह से पैरेलल कंपोनेंट हम लोग इस पॉइंट पर वायर के पैरेलल इस डायरेक्शन में आएगा, या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा। अगर हम लोग कहेंगे कि ये जो लाइन दिख रहा था इसके अबाउट चार्ज अगर इधर ज्यादा है, इस साइड चार्ज ज्यादा होगा इधर कम होगा, तो पैरेलल कंपोनेंट इधर आ रहा है, यानी जिधर चार्ज कम है उस डायरेक्शन में हम लोगों का पैरेलल कंपोनेंट आया, जिधर चार्ज ज्यादा है उसके अपोजिट में पैरेलल कंपोनेंट हुआ। तो इनमें से कोई भी एक चीज याद रख सकते हैं कि इसके अबाउट चार्ज देखेंगे वायर पे, जिधर कम होगा उस डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट हो गया, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा वायर के परपेंडिकुलर रहेगा। इनके वैल्यूज हम लोग ये लिख सकते हैं, थीटा 1 थीटा 2 के टर्म में ये लिखते हैं और अल्फा बीटा के टर्म में ये लिख रहे थे। पैरेलल कंपोनेंट इनके टर्म में लिखेंगे तो ये हम लोगों का cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इस अल्फा बीटा के टर्म में लिखेंगे तो sin अल्फा माइनस sin बीटा। अब इन दोनों में से कोई भी ज्यादा या कम हो उसके लिए हम लोगों का यहाँ साइन मैग्नीट्यूड लेने के लिए मॉड लगा देते हैं, और डायरेक्शन किसके बेसिस पे डिसाइड की, इस लाइन के अबाउट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वायर पे देखे, जिस सर कम होगा चार्ज उस डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट आ गया, तो ये इधर कम दिख रहा है इसलिए पैरेलल कंपोनेंट इधर हो गया। जितना चार्ज इधर है उतना चार्ज अगर इधर हो गया इसका मतलब अल्फा बीटा बराबर हो गया, थीटा 1 थीटा 2 भी बराबर हो गया। तो ये पर्टिकुलर केस हम लोगों का है थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो गया। तो E परपेंडिकुलर 2 के लैम्डा बाय आर cos अल्फा या 2 के लैम्डा बाय आर sin थीटा 1। पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल, इस लाइन के अबाउट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, इसलिए इसके अबाउट इसका फील्ड जो आएगा इसी लाइन के लॉन्ग आएगा, पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएगा। तो इसमें कुछ पार्टिकुलर केसेस हम लोग क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वाला एंड यहीं रहने देते हैं, इधर वायर का लेंथ और इंक्रीज करते जाते हैं और ये एंड हम लोगों का इंफिनिटी तक चला गया, तो जितना ये ऊपर लेंथ बढ़ेगा बीटा का वैल्यू उतना कम होता जाएगा, और ये जब टेंडिंग टू इंफिनिटी इस डायरेक्शन में कहीं होगा तो उस समय बीटा का वैल्यू टेंडिंग टू 0। तो इस फार्मूले में हम लोगों का ये जो बीटा दिख रहा था, बीटा अब टेंडिंग टू 0 होगा, अल्फा का वैल्यू जितना है उतना ही है। तो इस इधर इंफिनिटी पे था तो ये हम लोगों का बीटा टेंडिंग टू 0, इधर वाला भी इन इंफिनिटी पर इधर ले जाते हैं, इधर वायर का लेंथ बढ़ाते गए तो अब अल्फा भी कम होते होते इंफिनिटी पर 0, तो ये पूरा हम लोगों का इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया। और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में ये अल्फा और बीटा दोनों टेंडिंग टू 0। ये मैं रिकमेंड करूंगा ये फार्मूला याद रखने के लिए, क्योंकि इसके लिए हम लोगों का कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इसमें मॉड हम लोग रखते हैं, मॉड रखने पर इसमें मैग्नीट्यूड निकालिए, डायरेक्शन हम लोग देख के डिसाइड करेंगे चार्ज किधर ज्यादा है कम है, तो इसलिए ये फार्मूला हम लोगों के लिए आसान होता है अप्लाई करना। इसमें कोई साइन चेंज नहीं करना है, दोनों में से ये प्लस और ये माइनस, ये जब याद रखते हैं तो यहाँ पर ये जब इस साइड में होगा उस समय हम लोगों का ये साइन बदलना पड़ेगा माइनस, जो कि कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसको हम लोग याद नहीं रखे, इसको याद रखते हैं। अगर अल्फा भी इसके टर्म में, ये दोनों एंगल के टर्म में, तो ये हम लोगों का इसमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लॉन्ग वायर के लिए हम लोग कह रहे थे कि अल्फा और बीटा दोनों टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो उस केस में ये हम लोगों का के लैम्डा बाय आर cos अल्फा जो कि 0 है, cos बीटा भी 0, तो ये हम लोगों का cos 0 2 हो गया, तो इट इज 2 के लैम्डा बाय आर, और k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर पुट करते हैं तो इट इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। और पैरेलल कंपोनेंट क्या आ गया, पैरेलल कंपोनेंट इज k लैम्डा बाय आर sin अल्फा माइनस sin बीटा मॉड, तो ये 0 ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो पैरेलल कंपोनेंट हम लोगों का 0 हुआ। इसका मतलब ये हम लोगों का इनफिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो हम लोगों का इस अल्फा बीटा पे तो हम लोगों का डिपेंड ही नहीं किया, क्योंकि इधर इनफिनिट तक है, इधर भी इनफिनिट है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों का कांस्टेंट वैल्यू की तरह सिर्फ ये आर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के हमेशा परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इधर फिर ये इंफिनिटी तक है, तो इसके लिए भी इधर वाला एंगल 0 और इधर वाला भी एंगल 0, इस पॉइंट पर भी फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इनफिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से जो फील्ड होता है वो हमेशा वायर के परपेंडिकुलर रहता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहा तो ये हम लोगों का आउटवर्ड डायरेक्शन में अभी,
और अगर ये निगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। बाहर जितने भी हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे इसमें बस अगर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो जितने भी अभी हम लोग डायरेक्शन ले रहे थे उसका जस्ट रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि दोनों कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों कंपोनेंट रिवर्स हो जाएंगे फॉर निगेटिव चार्ज, अगर लाइन चार्ज निगेटिव है तो। ये नेक्स्ट केस एक, इसमें हम लोगों का एक वायर का एक एंड यहाँ पर है और इधर इनफाइनाइट तक है, और हमको एक पॉइंट दिया गया है जो कि इस एंड से हम लोगों का आर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एंड से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब ये वाला जो लाइन हम लोग बोल रहे थे इसके अबाउट अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा था, तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि एक एंगल हम लोगों का इस वाले एंड पर बन गया 90 डिग्री और इस वाले एंड पर कितना बन गया 0 डिग्री, क्योंकि ये इंफिनिटी पर है। तो इसमें अल्फा हम लोगों का एक 90 डिग्री एंड बीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री, या इसको बीटा बोल सकते हैं, इसको अल्फा बोल सकते हैं, दोनों में से किसी एक को अल्फा या बीटा जो भी एंगल हम लोग ले रहे थे उसमें से किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा बोल सकते हैं हम लोग। तो यहां से ई परपेंडिकुलर हम लोगों का कितना आया, इट इज के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा विच इज 90 डिग्री प्लस कॉस बीटा विच इज 0 डिग्री। तो ये cos 90 0 हो गया, ये 1, तो इट इज सिंपली के लैम्डा बाई आर विच इज 1 by 4 pi epsilon naught या lambda by 4 pi epsilon naught r, एंड पैरेलल कंपोनेंट कितना आया, इट इज k lambda by r sin alpha which is 90 डिग्री माइनस sin बीटा which is 0 डिग्री मॉड। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ये 0 है ये 1, तो इट इज अगेन k lambda by r और इट इज lambda by 4 pi epsilon naught r, यानी कि परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों कंपोनेंट हम लोगों का सेम हो गया। पैरेलल का मतलब वायर के पैरेलल, तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा इसी लाइन के अलॉन्ग इधर आएगा, दिस इज ई परपेंडिकुलर, और इधर सारा चार्ज है इधर कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए पैरेलल कंपोनेंट हम लोगों का इस डायरेक्शन में आ गया। और फिर ये दो कंपोनेंट जब ऐड करते हैं हम लोग तो ये नेट फील्ड हम लोगों का इस डायरेक्शन में कहीं आता है, दिस इज ई नेट। और एक्चुअल में दोनों कंपोनेंट बराबर है उस केस में हम लोगों का ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग हम लोगों का नेट रिजल्टेंट। अगर यही हम लोगों का चार्ज नेगेटिव होता तो ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ होता, ये कंपोनेंट जो राइट वर्ड दिख रहा था अब ये लेफ्ट वर्ड होता, तो उस केस में नेट फील्ड हम लोगों का इस डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ अगर है फॉर नेगेटिव चार्ज, ये ऊपर है और ये इधर है, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, तो नेट रिजल्टेंट हम लोगों का इस डायरेक्शन में कहीं आ गया, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर था तो इसका नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट होगा। और सेमी इनफाइनाइट, ये सिर्फ यही केस हम लोगों का होता है सेमी इनफाइनाइट, इसमें कंफ्यूजन बहुत सारा है, ये सेमी इनफाइनाइट हम लोगों को कहलाता है, जिसमें एक एंगल 90 बनेगा दूसरा 0 बनेगा, उसको हम लोग सेमी इनफाइनाइट बोल रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि वायर का एक एंड हम लोग यहां रख देते हैं, ये वायर का एक एंड यहां पर था ये, तो अब उस केस में हम लोगों का ये एंगल इस एंड को जब ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल कुछ बनेगा, तो एक अल्फा और ये बीटा, अल्फा अब हम लोगों का ये 90 नहीं है, तो इस वाले सिचुएशन को हम लोग सेमी इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, यानी कि ये केस हम लोग नहीं बोलेंगे। इसमें जो भी वैल्यूज होंगे वो फाइनाइट वायर वाला जो फार्मूला था उसमें जनरल वैल्यू हम लोग बीटा का वैल्यू 0, अल्फा का वैल्यू जो भी होगा उसको पुट कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट द केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट का, एक यहां पर है ए और बी इंफिनिटी पर है, और इस पॉइंट पर फील्ड चाहिए, तो इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, मतलब यहां चार्ज नहीं है, सिर्फ चार्ज यहां से यहां तक है, तो ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो ये हम लोगों का आर इस लाइन चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस कहलाएगा आर। अब ये इस पॉइंट से डायरेक्ट हम लोग ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये आर है, क्योंकि अब वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस लिखने का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसलिए हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लोगों का आर होता है।
तो ये हम लोगों का आर हो गया। अब ये इंड जब ज्वाइन करेंगे यहां पर, तो एक एंगल हम लोगों का ये बना विच इज अल्फा, और एक एंगल हम लोगों का है बीटा विच इज टेंडिंग टू 0। तो इस केस में अल्फा अब 90 से बड़ा बनेगा। एक इंड यहां पर जब आ गया तो ये अल्फा 90 से बड़ा हो गया, बीटा टेंडिंग टू 0। तो इसमें भी फार्मूला सेम नहीं है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ही लिखेंगे। अगेन परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोगों का इसी लाइन के लॉन्ग होगा, ये जो लाइन बनता है इसी लाइन के लॉन्ग परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और पैरेलल कंपोनेंट देखेंगे तो सारा चार्ज हम लोगों का इस साइड में है, इधर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए पैरेलल कंपोनेंट इधर ही आ गया। तो इस लाइन के अबाउट में जिधर ज्यादा चार्ज है उसके अपोजिट पैरेलल जाएगा, या जिधर कम है उधर जाएगा। ये दोनों में से कोई भी चीज याद रख सकते हैं हम लोग। यहाँ एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर किए, एक स्ट्रेट वायर है जिसका टोटल लेंथ L और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया गया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। इसकी वजह से ये 3 पॉइंट दिए गए हैं P, Q और R। इन तीनों पर हम लोगों का नेट फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट अगर देखें तो L/2 डिस्टेंस, इधर L/2 L/2 और L/2, और टोटल लेंथ ये L है, तो इसका मतलब ये हम लोगों का L/2 हाफ और ये हाफ। इन दिस केस यहां पर इस पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करना था तो हम लोग क्या किए, इस पॉइंट से इस वायर के दोनों एंड को ज्वाइन कर दिए। तो इसमें से एक एंगल अल्फा था, दूसरा बीटा, जो कि अल्फा के बराबर होगा। तो जब अल्फा बीटा बराबर था उस केस में हम लोगों का नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आया था, पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इस पॉइंट पर नेट फील्ड ये है। और इसका वैल्यू कितना लिख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इज 2k लैम्डा बाई R। R का वैल्यू हम लोगों का ये L/2 इनटू कॉस अल्फा 4k लैम्डा डिवाइडेड बाय L कॉस अल्फा। अगर ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो L/2 और L/2, तो ये हो गया इसका √2, L/2 √2। उस केस में हम लोग कहेंगे कि अल्फा और बीटा 45 हो जाएगा। तो दिस अल्फा बीटा इज 45 डिग्री। तो यहां पर cos 45 हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, विच इज 1/√2। तो ये फाइनली हम लोगों का 4k लैम्डा बाई √2L। ये दो पॉइंट हैं, तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक ही जैसे हैं। इसके लिए अगर बात करेंगे तो इसमें एक एंगल हम लोगों का इस लाइन का वायर के साथ बन रहा था अल्फा, और दूसरा इसको यहां ज्वाइन करेंगे तो यहां पर एक एंगल बन रहा होगा। तो सेकेंड अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ही अगर कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से एक इस एंड को ज्वाइन करेंगे हम लोग, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा विच इज 90 डिग्री। यानी इस केस में, और यहां पर चार्ज दिस वन इज L/2 और ये L है। तो इस पॉइंट P पर पैरेलल कंपोनेंट, सारा इस लाइन के अबाउट में चार्ज इधर है, तो पैरेलल कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इन दोनों के वैल्यूज अगर पुट करते हैं, बाय द वे ये बीटा ई परपेंडिकुलर कितना, k लैम्डा बाई R cos अल्फा दैट इज 90 प्लस cos बीटा L/2 ये है, L ये है, तो ये हाइपोटेन्यूज हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसका डबल ये है, इट इज √5 टाइम्स L/2। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अंडर रूट निकालेंगे तो √5 L/2। तो ये हम लोगों का cos बीटा का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। अगर बीटा एंगल ये है तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, तो इसमें डिवाइड करेंगे, दिस इज √5/2 k लैम्डा बाय R, दिस वन इज 0 प्लस cos बीटा इज दिस बाय दिस, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे 2/√5। कितना हो गया, इट इज k लैम्डा बाय R साइन ऑफ अल्फा विच इज 90 डिग्री माइनस साइन ऑफ बीटा। इसका मैग्नीट्यूड ले रहे थे हम लोग,
और ये साइन 91 है, इट इज के लैम्डा बाई आर इंटू 1 माइनस, इसी में साइन बीटा अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो इसमें हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इट इज 1/√5। अब ये पैरेलल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर, दोनों को स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तब हम लोगों को ई नेट मिलेगा। ई नेट, ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, ई पैरेलल स्क्वायर अंडर रूट, यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये दोनों के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर दें। स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर दैट इज 4/5 प्लस इसका स्क्वायर √5 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। √5 माइनस 1/√5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। तो फाइनली ये हम लोगों का के लैम्डा बाई आर 5, 6 प्लस 4 इज 10, इट इज 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 5। तीसरा पॉइंट, तो इसमें हम लोग जब यहां ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल इसमें भी 90 और दूसरा ये एंगल, जो कि इसी का सेम सिचुएशन बनेगा। तो इस पर हम लोगों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और पैरेलल, इस लाइन से नीचे चार्ज है तो पैरेलल कंपोनेंट हम लोग का इधर आ गया, एंड दिस वन इज नेट रिजल्टेंट। तो इस पॉइंट पर नेट रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, इस पॉइंट पर नेट रिजल्टेंट इधर कहीं जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल एक, इसमें कहा गया कि स्ट्रेट वायर है AB, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर दिया हुआ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। लेंथ इसका L दिया हुआ है, इसका मतलब इसका टोटल चार्ज Q अगर लिख सकते हैं हम लोग तो लैम्डा इंटू L, दिस इज द टोटल चार्ज। इस वायर की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों का फार्मूले में जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वायर्स का पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से वायर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए हमको। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इसके बाद इस पॉइंट से एंड पे ज्वाइन किया गया है, ये दोनों एंगल चाहिए जो कि डायरेक्ट दिया हुआ है 60 और 30। ये R हमको नहीं दिया हुआ है, ये R नहीं दिया हुआ है, ये इसका लेंथ दिया हुआ है। और ये बोला गया है कि यहाँ पर ये जो बन रहा है APB जो एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी P पर एंगल 90 डिग्री बन रहा था। तो ये डिस्टेंस हम लोग अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट हम लोग लिखेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वायर के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, और पैरेलल कंपोनेंट ये अब हम लोगों का लाइन जो बना, इसके लेफ्ट साइड में चार्ज ज्यादा होगा, राइट साइड में कम होगा, तो पैरेलल कंपोनेंट हम लोगों का इस डायरेक्शन में। फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नेट फील्ड होगा, दिस इज ई नेट। तो सबसे पहले दोनों कंपोनेंट हम लोग, तो R का वैल्यू कितना है पहले वो देखते हैं। कि यहां पर 90 डिग्री अगर बना तो ये हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हाइपोटेन्यूज, इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज L दिया हुआ है। 30 डिग्री के बेसिस पे कहेंगे तो ये हम लोगों का बेस विच इज L cos 30, L cos 30 हो जाएगा। अब ये हम लोग का जो ट्रायंगल दिख रहा था, इस ट्रायंगल में ये अब हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हम लोगों का परपेंडिकुलर हो गया 30 के सामने। तो इस R का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, L cos 30 विच इज हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ 30, इसका साइन 30। तो ये cos 30 √3/2 और ये 1/2 विच इज √3L/4, यानी R का वैल्यू मिल गया। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज K लैम्डा बाई R cos अल्फा विच इज 30 डिग्री प्लस cos बीटा विच इज 60 डिग्री, और ये √3/2 1/2, √3 + 1
के लैम्डा बाई आर यानी √3 प्लस 1/2। आर का वैल्यू √3L/4 पुट कर सकते हैं हम। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, पैरेलल कंपोनेंट कितना, के लैम्डा बाई आर, कॉस की जगह पर हम लोगों का साइन अल्फा विच इज 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री मॉड, इसमें से 1/2 ये √3/2, तो ये हम लोगों का √3 माइनस 1/2 हो गया, इट इज √3 माइनस 1/2। ये बड़ा है तो इसको जब पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें तो मॉड हटा दी। तो ये दोनों कंपोनेंट मिल गया। नेट फील्ड के लिए इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये लैम्डा बाई आर और 2 दोनों में कॉमन है, के लैम्डा बाई 2r अंडर √3 प्लस 1 का स्क्वायर √3 माइनस 1 का स्क्वायर, के लैम्डा बाई 2r √3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, √3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 2√3 प्लस आएगा, यहाँ माइनस 2√3 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज 4, यहाँ पर भी 4, तो 4 प्लस 4 इज 8, तो दिस वन इज नथिंग बट √8। इसका वैल्यू पुट करते हैं r का √3L/4, इट इज 4k लैम्डा बाई 2√3L इंटू √8 को 2√2 लिख सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल, 4√2 बाई √3L। एग्जाम्पल हम लोग का एक, इसमें एक स्ट्रेट वायर है ए बी जिसपे टोटल चार्ज Q है, लेंथ L, और इसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इस एंड ए से ए डिस्टेंस पर पॉइंट P दिया गया है, इस पॉइंट पर मैं इस एंड से इधर ए डिस्टेंस ले लें या इधर इस एंड से इधर ए डिस्टेंस पे ले लें, दोनों सेम सिचुएशन होगा। उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इधर या इधर कोई भी पॉइंट लेंगे, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड आएगा, बस डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो जाएगा उस केस में। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है कि इस डायरेक्ट हम लोग स्ट्रेट वायर का तो फार्मूला इस केस में जानते नहीं है। फार्मूला हम लोगों के पास था कि जब स्ट्रेट वायर ऐसे हो और यहाँ कोई पॉइंट हो, तो इसकी वजह से r डिस्टेंस ये था, इसमें हम लोग दोनों एंड को ज्वाइन करने पर ये अल्फा और बीटा, एक एंगल अल्फा और बीटा बना था। तो इस केस में दो कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर, ये जो भी चार्ज था, और दूसरा कंपोनेंट पैरेलल टू द वायर, ये पैरेलल टू द वायर इधर या इधर कहीं पर भी आएगा। तो इस केस में हम लोगों का डायरेक्ट ये फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का वायर के अलोंग, ये जो वायर था इसी के अलोंग में ये इधर पॉइंट दिया गया, इधर या इधर कहीं, तो ये फार्मूला हम लोग इस केस में नहीं लगा सकते। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में अगर डिवाइड कर दें तो सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स जो भी होंगे वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, और हर एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करें, दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट पर चार्ज का वैल्यू अगर dq बोल देते हैं, dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर आ गया, विच इज वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सभी एलिमेंट्स की वजह से फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, दैट मींस कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा उसी को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ सेम है, इसलिए यहाँ कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो यहां से अगर डिस्टेंस इस पॉइंट का मान लेते हैं x, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस लेंथ, स्मॉल लेंथ विच इज dx, तो ये x की वजह से छोटा सा एलिमेंट, अब इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर टोटल चार्ज q है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो कि लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज q डिवाइडेड बाय l, चार्ज पर यूनिट लेंथ का वैल्यू हो गया, जिसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल रहे थे। तो इस छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज होगा, इसका लेंथ कितना है dx, यूनिट लेंथ का चार्ज अगर लैम्डा है तो dx लेंथ का चार्ज हो गया लैम्डा इंटू dx, यानी इस dq का वैल्यू लैम्डा इंटू dx हम लोग लिख सकते हैं। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक के लिए जो भी हम लोगों का दिख रहा है एलिमेंट का, दिस इज d, तो इस d का वैल्यू कितना आ गया, k इंटू q की जगह पर dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब इस एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस x, इस dq का वैल्यू अगर पुट कर दें इट इज k लैम्डा इंटू dx,
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अभी एलिमेंट का फील्ड हम लोगों का इतना मिल गया, टोटल फील्ड चाहिए था, इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल फील्ड एट पॉइंट P E इक्वल टू इसका इंटीग्रल k लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोग कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं? एलिमेंट यहां से यहां तक वेरी करेगा, तो जिस समय एलिमेंट इंड ए पर रहा होगा उस समय यहां से इसका एलिमेंट का डिस्टेंस हम लोग कितना है a, और यहां से यहां जब पहुंचेगा तो उस समय एलिमेंट का डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस विच इज a प्लस एल। यानी कि इसमें लोअर लिमिट हम लोगों का a और अपर लिमिट यहां पर विच इज a प्लस एल। के लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बाहर हो गया ये, और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, ये x टू द पावर माइनस 2 dx, और x टू द पावर माइनस n का फार्मूला जो होता था n इंटू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये हम लोगों का x टू द पावर n dx। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है -2, यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 इज -1, और ये -2 प्लस 1 इज -1, तो x टू द पावर -1 बाई -1 करेंगे तो इट इज माइनस टाइम x टू द पावर -1, और ये इसको हम लोग -1 बाई एक्स भी लिख सकते हैं, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है -1 बाई एक्स, तो इट इज -1 बाई एक्स इंटीग्रल 0 टू a, लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज a प्लस एल। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू k लैम्डा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम लोग, ये माइनस हटा देते हैं, तो इट इज 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल। ये अगर माइनस बाहर रखते थे 1 बाई a प्लस एल पहले लिखते, और 1 बाई a हम लोग माइनस करके लिखते, और माइनस जब मल्टीप्लाई किए थे तो फिर हम लोग का ये बन गया, तो इट इज 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो यहां पर कितना, इट इज k लैम्डा इंटू a प्लस एल माइनस a डिवाइडेड बाई a इंटू a प्लस एल। a कैंसिल, this is k lambda into l divided by a into a plus l, और यहां से lambda into l का वैल्यू कितना है, टोटल चार्ज q, तो यहां से lambda into l का वैल्यू हम लोग q पुट कर सकते हैं, इट इज k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय a into a plus l। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट a distance a from the end a, और इधर भी एंड ए लेते हैं, मतलब ए डिस्टेंस ए, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन इस हम लोगों का लेफ्ट साइड में है। इसी क्वेश्चन को अगर हम कहें कि एंड ए हम लोगों का यही था और बी इंफिनिटी पर, यानी कि इस वायर का लेंथ यहां से लेके इंफिनिटी तक अगर हो जाए तो उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब टोटल चार्ज तो हम लोग टोटल चार्ज तो इनफिनाइट हो जाएगा, तो इसको हम इनफिनाइट लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, यानी कि इसके यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा दिया गया है। तो उस केस में इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहां पर हम लोगों का ये जो डिस्टेंस था, यहां पर जब एलिमेंट होगा तो उस समय ये, और ये इधर B तक जब पहुंचेगा तो B का डिस्टेंस यहां से कितना हो गया, इनफाइनाइट, यानी इसी में जो लिमिट हम लोगों का A से लेके A प्लस एल तक था, इसी को लिमिट को A से लेकर इनफाइनाइट तक कर दें, तो इस ये इनफाइनाइट तक जो वायर होगा उसकी वजह से फील्ड का वैल्यू हम लोगों का पॉइंट P को मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग A से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर दिए, तो k लैम्डा और ये -1 बाई एक्स लिमिट A टू इंफिनिटी, तो यहां से हम लोगों का E का वैल्यू मिल जाएगा k लैम्डा टाइम्स दिस वन इज 1 बाई a माइनस 1 बाई इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी हम लोगों का 0, तो इट इज फाइनली k लैम्डा डिवाइडेड बाई a। तो ये हम लोगों का इनफाइनाइट, ये अगर वायर इनफाइनाइट तक इधर होगा उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉइंट P पर इतना हम लोगों को मिल जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग है, यहां पर इस B एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसका एक एंड A पर है और दूसरा इधर B इंफिनिटी पर,
इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये हमको बताना है। तो अब इस पॉइंट पी का डिस्टेंस ए से दिया गया है डी, और ये एंगल जो बन रहा है दिस इज 60 डिग्री। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट लिखे थे हम लोग, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ई पैरेलल जो हम लोगों का था के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा मॉड। अब ये मॉड इसलिए लगाए थे कि बीच में माइनस साइन था, दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के लिए हमने कहा था कि जिधर चार्ज ज्यादा होगा उसके अपोजिट में, या जिधर चार्ज कम होगा उसके डायरेक्शन में हम लोग का पैरेलल कंपोनेंट आता है। तो इसके लिए हम लोग का पहले तो इस पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये हम लोगों का, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस वायर विच इज आर। इस आर का वैल्यू अगर इस ट्राइंगल से लिखेंगे तो इट इज डी साइन 60। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गया। इसके बाद अल्फा और बीटा एंगल कौन से थे, तो इस पॉइंट से दोनों इनको जब ज्वाइन कर रहे थे, एक इन तो डायरेक्ट दिख रहा है और एक इनको ज्वाइन करेंगे तो इधर कहीं दूसरा एंगल हम लोगों का बना, दिस एंगल इज टेंडिंग टू 0 डिग्री, और दूसरा इस लाइन का एंगल वायर के साथ 120 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों में से एक एंगल अल्फा दूसरा बीटा, अगर इसको 0 अल्फा बोल देते हैं तो ये बीटा एंगल हो गया। तो यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इसी लाइन के अलोंग ई परपेंडिकुलर, और ई पैरेलल इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सारा चार्ज लेफ्ट साइड में है तो इसका जो फील्ड बनेगा राइट साइड जाएगा, तो पैरेलल कंपोनेंट हम लोगों का इसके राइट साइड में चला गया, और ये दोनों कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट आएगा दिस विल गिव यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एंगल हम लोगों का 0 और दूसरा 120, आर का वैल्यू डी साइन 60 विच इज √3d/2। ई परपेंडिकुलर अगर लिखते हैं which is k lambda by r cos alpha which is cos 0 degree plus cos 120 degree, and this is 1, this one is minus 1/2, so it is k lambda by r 1 minus 1/2, और finally it is k lambda by 2r। पैरेलल कंपोनेंट कितना, it is k lambda by r sin of alpha which is 0 minus sin of beta which is 120 डिग्री मॉड। तो ये साइन 0 0 हो गया, साइन 120 √3/2 माइनस टाइम्स ये माइनस जो साइन दिख रहा है, तो माइनस लेकिन मॉड ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इट इज √3k लैम्डा बाई 2r। ये दोनों कंपोनेंट हम लोगों को मिल गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए था, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो नेट फील्ड अंडर रूट ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर, इन दोनों का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये k लैम्डा बाई 2r और k लैम्डा बाई 2r यहां पर भी है, तो k लैम्डा बाई 2r तो दोनों में कॉमन है, तो इसमें k लैम्डा बाई 2r दोनों में अगर कॉमन है तो इसको बाहर रख सकते हैं, और इनके फैक्टर्स जो बचे हैं उनका स्क्वायर करके यहाँ ऐड कर देते हैं, तो इसका फैक्टर 1 और इसका फैक्टर √3, ये 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, एंड दिस इज 3 + 1 is 4, 4 का √2, तो 2 और 2 कैंसिल, इट इज सिंपली k लैम्डा बाई r, और फाइनली r का वैल्यू हम लोगों का उधर √3d/2 पुट कर देते हैं, तो इट इज 2k लैम्डा बाई √3d, क्योंकि r का वैल्यू √3d/2 है। और नेट फील्ड का डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो जैसे ये एंगल अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इफ दिस एंगल लेट अस सपोज दिस इज फाई, तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों पता है हमको, तो tan फाई का वैल्यू e परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई e पैरेलल, इससे डिवाइड करेंगे तो इट इज 1/√3,
के लैम्डा बाई 2r कैंसिल हो गए, तो फाइनली फाई का वैल्यू 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल पर है वो हम लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, उसको बीच से बेंड कर दिया ओ पॉइंट पर 90 डिग्री पर, तो एक पार्ट हम लोगों का इधर और एक पार्ट इधर। इस O से पॉइंट P का डिस्टेंस यहाँ d दिया गया है, जो कि 45 डिग्री पर ये एंगल। इस पॉइंट P पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो उस केस में हम लोग ये स्ट्रेट वायर अलग हो गया और ये स्ट्रेट वायर को अलग कंसीडर करें, तो इन दोनों का इंडिविजुअल फील्ड यहाँ पर पहले कैलकुलेट करेंगे और उनका रिजल्टेंट फिर देखेंगे। तो अगर ये सेगमेंट पहले हम लोग कंसीडर करते हैं, दिस फर्स्ट सेगमेंट है और ये है सेकंड, दो सेगमेंट इसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो इस सेगमेंट की वजह से हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ किधर बन रहा है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r, तो r का वैल्यू कितना, d sin 45, दिस r is d sin 45 डिग्री एंड दिस इज d/√2। अब इस पॉइंट से इस एंड को ज्वाइन करने पर एक एंगल अल्फा विच इज 45 और दूसरा ये इंफिनिटी तक है, तो इंफिनिटी तक में एंगल जो बनेगा वो टेंडिंग टू 0 डिग्री। तो इस केस में एक एंगल हम लोगों का 0 और दूसरा 45 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसका दो कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि हमेशा इस लाइन के, इस वायर के परपेंडिकुलर अलोंग दिस लाइन, इस डायरेक्शन में ये ई परपेंडिकुलर फर्स्ट सेगमेंट का है, और इसका पैरेलल कंपोनेंट किधर होगा, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चार्ज हम लोगों का ज्यादा, या लाइन, इस जो लाइन दिख रहा है इसके अबाउट, इधर चार्ज ज्यादा होगा इधर कम होगा, तो पैरेलल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये चार्ज कम है ये ज्यादा है, तो इस ज्यादा वाले का फील्ड इधर बनेगा, इसलिए पैरेलल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दिस इज ई पैरेलल, पैरेलल फर्स्ट सेगमेंट के लिए। उसी तरह से अगर दूसरा सेगमेंट हम लोग देखें, तो दूसरा सेगमेंट का फील्ड, इसके लिए भी हम लोगों का कैलकुलेट करना होगा, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज दिस लेंथ, और ये डिस्टेंस भी d sin 45 है, इसका मतलब ये भी आ रहा है, और इससे एक एंड हम लोगों का ये है, दूसरा एंड इधर है, तो दूसरा एंड जब इधर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये भी एंगल 0, दूसरा एंगल जब इधर ज्वाइन कर रहे हैं ये एंगल हम लोगों का टेंडिंग टू 0। तो इस वायर में भी एक एंगल 45 डिग्री, दूसरा 0, तो ये दोनों हम लोगों का एकदम आइडेंटिकल सेगमेंट हुआ, क्योंकि इसमें भी एंगल 45 0 था, इसमें भी 45 0। तो इसका भी हम लोगों का फील्ड का डायरेक्शन अगर देखें, तो इसमें ई परपेंडिकुलर, अब इसके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में आ गया, ई परपेंडिकुलर फॉर द सेकंड सेगमेंट, और इसका पैरेलल, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चार्ज इधर ज्यादा होगा इधर कम है, तो पैरेलल कंपोनेंट इधर आ गया, दिस वन इज E2 पैरेलल। इसका पैरेलल कंपोनेंट और इसका पैरेलल कंपोनेंट दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो गया, क्योंकि दोनों में एंगल 45 और 0 है, और परपेंडिकुलर ये और ये परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो गया। तो इस केस में दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाले हम लोग E perpendicular which is k lambda by r cos alpha plus cos beta which is cos 45 degree plus cos 0 degree, and this is k lambda by r times 1/√2 plus 1, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। पैरेलल कंपोनेंट, it is k lambda by r sin alpha minus sin beta, तो sin 45 डिग्री माइनस sin 0 इज k lambda by √2r। अब ये चार वेक्टर एक्चुअली हुए, ये दो वेक्टर, ये दो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसमें से ज्यादा कौन दिख रहा है, इसको अगर एक्सपेंड कर देंगे तो इट इज k lambda by √2r प्लस k lambda by r, इसको अलग अलग लिख रहे हैं अगर, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इतना है और ये पैरेलल कंपोनेंट इतना है,
तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, इससे बचेगा ये। दैट मीन्स कि इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ गया कितना, के लैम्डा बाई आर। तो पॉइंट P पर एक रिजल्टेंट हम लोगों का इधर आ गया विच इज के लैम्डा बाई आर, और ये परपेंडिकुलर ये है और ये पैरेलल ये है, तो इसमें भी हम लोगों का फिर से ये टर्म कैंसिल होकर के इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया। तो दूसरा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में विच इज अगेन के लैम्डा बाई आर, ये पॉइंट P था। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों का नेट फील्ड देगा इस डायरेक्शन में, दिस इज ई नेट। इन दोनों का रिजल्टेंट लिखना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर विच इज अंडर रूट, एंड दिस इज रूट 2 टाइम्स के लैम्डा बाई आर। आर का वैल्यू अगेन डी बाई रूट 2, इसको डी बाई रूट 2 अगर पुट करते हैं तो रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। अगर हम लोग का कोई सर्कुलर आर्क वायर है और उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, उस केस में उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो अगर ये हम लोगों का सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, रेडियस आर, और ये सर्कुलर आर्क टोटल एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 5, जिसमें से हम लोग हाफ एंगल, जिसमें ये लाइन हम लोग का एंगल बाइसेक्टर, दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर, इसमें आधा एंगल इधर होगा आधा एंगल इधर हो गया। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर फाइंड आउट करना है तो इसमें हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसीडर किए और हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो भी आएगा उसका वेक्टर सम। तो इसमें हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर किए इस एंगल बाइसेक्टर से थीटा एंगल पर, जिसमें फर्दर डी थीटा एंगल बना रहा होगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट ये कंसीडर किया गया। अब ये छोटा सा एंगल बना रहा है डी थीटा इस सेंटर पे, तो ये लेंथ आर डी थीटा, सर्कुलर आर्क की स्मॉल लेंथ आर डी थीटा हम लोग बोलते हैं। और ये पूरा सर्कुलर आर्क का लेंथ अगर देखेंगे तो आर इंटू टोटल एंगल, दिस टोटल एंगल इज 5, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क, अगर इसको एल बोल देते हैं तो एल का वैल्यू R5, और ये छोटा सा लेंथ dl है, तो dl का वैल्यू अगर लिखेंगे तो इट इज r इंटू डी थीटा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर इस वायर का लैम्डा लिखें, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा कूलम पर मीटर, तो इस छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज होगा dq विच इज लैम्डा इंटू dl, और dl का वैल्यू r d थीटा, तो दिस इज लैम्डा r इंटू डी थीटा। इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें हमेशा डायरेक्टेड अवे, विच इज वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज बहुत स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्मॉल हो गया। और ये एंगल थीटा, इधर अगर थीटा लिया गया है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसके नीचे कोई एलिमेंट अगर यहां लेते हैं हम लोग, इफ दिस इज द एलिमेंट, ये एंगल थीटा और ये फर्दर डी थीटा, तो इसका भी लेंथ हम लोगों का डी आर डी थीटा हो गया, इसका भी लेंथ आर डी थीटा, यानी सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, तो इसका फील्ड हम लोगों का इस डायरेक्शन में आ गया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट। अब इसका एंगल अगर थीटा ए लिए हैं तो इधर भी थीटा होगा। तो ये दोनों एलिमेंट जो हम लोग के आ रहे हैं सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स, सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं, ये डी और ये भी डी, तो इसका एक कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आ गया डी साइन थीटा, दिस इज डी साइन थीटा। उसी तरह से इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डी कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में आएगा डी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट और ये दोनों कंपोनेंट आपस में ऐड हो गए। इसका मतलब यहाँ पर ये लाइन जो देख रहे थे हम लोग एंगल बाइसेक्टर, या इसी को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अबाउट
इधर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है वैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इधर है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों कंपोनेंट जब कैंसिल हो गए तो ये दोनों कंपोनेंट ऐड होने पर एक साथ, दैट मींस कि इधर हर एक एलिमेंट का एक सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट इधर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा। तो हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेट इसी डायरेक्शन में है, विच इज अलोंग दिस एंगल बाइसेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इट इज ऑलवेज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही वाला एलिमेंट आपस में सब ऐड हो रहा है, इसलिए इस वाले कंपोनेंट को ही पूरे सर्कुलर आर्क में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ओनली दिस कंपोनेंट, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। तो डी का वैल्यू यहां से कितना आया, d इक्वल टू के क्यू, क्यू की जगह पर डी क्यू डिवाइडेड बाई आर, रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर, एंड दिस इज के लैम्डा, डी क्यू का वैल्यू हम लोगों का आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये एक आर कैंसिल हो गया तो के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू डी थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हम लोगों का सिर्फ ऐड होना है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ई नेट इंटीग्रल डी कॉस ऑफ थीटा, डी का वैल्यू के लैम्डा बाई आर डी थीटा, तो कॉस थीटा पहले लिख दें, कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रल। अब इसमें लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे ताकि ये पूरा सर्कुलर आर्क कवर होगा, तो ये एलिमेंट अगर इसी का हम लोग ले रहे हैं तो इसका एक एलिमेंट यहां से यहां तक में ये हम लोगों को वेरिएशन कराना है, तो जब ये एलिमेंट यहां रहा होगा इस एंगल बाइसेक्टर पर, उस समय थीटा का वैल्यू 0 और इस डायरेक्शन में बढ़ता गया यहां तक, तो ये हम लोगों का 0 से बढ़ के कितना हो गया 5/2 इस डायरेक्शन में, तो इसको अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इधर रिवर्स जो डायरेक्शन है वो निगेटिव कंसीडर होगा, तो अब एलिमेंट ये नीचे जब आने लगेगा तो उस केस में हम लोगों का ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, तो इसमें हम लोग -5/2 से लेकर के +5/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो फाइनली के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा लिमिट -5/2 टू +5/2, and this is k lambda by r sin 5/2 minus sin -5/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस विच इज 2 sin 5/2, तो इट इज 2 k lambda by r times sin 5/2, this is net electric field ड्यू टू सर्कुलर आर्क। टोटल चार्ज इसका अगर लिखना चाहेंगे तो टोटल चार्ज ऑफ द आर्क इज, लेट अस सपोज दिस टोटल चार्ज इज q, तो q का वैल्यू लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क विच इज r5, r इंटू 5, तो ये टोटल चार्ज का वैल्यू लिख सकते हैं, यानी लैम्डा का वैल्यू यहां से q/r5 पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। This is always along the angle bisector. This electric field net is always along the angle bisector of this circular arc. ये कुछ पार्टिकुलर सर्कुलर आर्क के रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो फॉर phi इक्वल टू π/2 विच इज क्वार्टर सर्कुलर आर्क, ये क्वार्टर सर्कल है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कर लेते हैं, तो इसमें π/2 जो एंगल बना है इसका बाइसेक्टर हम लोगों का ये 45 डिग्री पर, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी बाइसेक्टर के अलोंग होगा, और इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इट इज 2k लैम्डा बाय r sin 5/2, फाई का वैल्यू 90 डिग्री है यानी π/2, तो ये π/4 हो गया यानी 90 45 डिग्री, sin 45 इज 1/√2, तो फाइनली 2k लैम्डा बाय r इंटू 1/√2, एक √2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये रिजल्ट हम लोगों का √2 k लैम्डा बाई r, जो कि एंगल बाइसेक्टर के अलोंग क्वार्टर सर्कुलर आर्क का।
सेमी सर्कल, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, टोटल एंगल हम लोगों का 180 डिग्री, इसमें 180 डिग्री अगर पुट करते हैं तो ये हम लोगों का 90 sin 90 इज 1, तो ये 1 अगर हो गया उस केस में हम लोगों का 2k लैम्डा बाई आर, यानी इस फील्ड का वैल्यू हो गया 2k लैम्डा बाई आर, जो कि इस 180 डिग्री के जो एंगल बाइसेक्टर है उस लाइन के अलोंग। यही अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो ये फील्ड का डायरेक्शन जो डायरेक्टेड अवे हो रहा है, अब ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव, यानी रेडियली इनवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये निगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होगा अगर निगेटिव हो जाएगा। ये अगर निगेटिव होता तो इसमें डायरेक्शन में आ जाता, पूरा कंप्लीट सर्किल हो जाए और फाई इक्वल टू 2 पाई, मतलब पूरा कंप्लीट सर्कुलर रिंग जिसपे चार्ज हम लोगों का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर देखें नेट, तो ये सेमी सर्कल या 4 क्वार्टर सर्किल होगा, इस क्वार्टर सर्किल का फील्ड इसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वजह से इस यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, या इसमें फाइनली इसमें पुट कर देते हैं फाई का वैल्यू 2 पाई, तो ये साइन पाई का वैल्यू 0, तो ये पूरा फील्ड का वैल्यू 0। तो कंप्लीट रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का 0 है इफ दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अभी सर्कुलर आर्क का जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ये हम लोगों का, यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर आर्क है, उसमें 2 क्वार्टर सर्किल, एक क्वार्टर पार्ट पे हम लोगों का प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और दूसरे क्वार्टर पार्ट पर हम लोगों का माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इस पॉइंट O यानी सेंटर जो दिख रहा है इस पर हम लोगों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और किस डायरेक्शन में है ये बताना है। तो इस क्वार्टर पार्ट जो सर्किल है इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर दिखाएं तो इट इज अलोंग दिस एंगल बाइसेक्टर और इस डायरेक्शन में आ गया, दिस इज E ड्यू टू प्लस क्यू। और ये अगर निगेटिव चार्ज है तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर ये कहीं है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये डायरेक्टेड अवे इस डायरेक्शन में, इस चार्ज से अवे इधर, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो इसी की तरफ डायरेक्टेड होगा, तो ये निगेटिव चार्ज का फील्ड इस डायरेक्शन में विच इज E ड्यू टू माइनस क्यू। ना ये मैग्नीट्यूड है उतना ही ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों दिया था लेकिन रिजल्ट इसका हम लोग लिखे थे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो इस क्वार्टर पार्ट के लिए लैम्डा का वैल्यू जितना आएगा उतना ही यहाँ निगेटिव लैम्डा होगा। तो लैम्डा अगर मान लेते हैं Q, टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर आर्क, और ये सर्कुलर आर्क का लेंथ पाई बाई 2 इंटू आर, इसको r इंटू 5 बोल रहे थे, तो ये फाइनली 2q बाई पाई आर, यानी कि इसके लिए पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी 2q बाई पाई आर और इसके लिए उतना ही नेगेटिव भी हो गया। तो ये वाला जो फील्ड हम लोग लिख रहे थे इट इज √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और इसका भी वैल्यू कुछ यही लिख रहे थे। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बेसिकली इतना ही है, और ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया क्योंकि ये भी 45 डिग्री। तो अब इसमें हम लोगों का ये दोनों 90 डिग्री पर हो गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखें तो इस डायरेक्शन में एंगल बाइसेक्टर जो, क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो दिस वन इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंप्लीट सर्कुलर आर्क, और ई नेट का वैल्यू इन दोनों का स्क्वायर विच इज √2k लैम्डा बाई आर स्क्वायर प्लस √2k लैम्डा बाई आर का स्क्वायर अंडर रूट, ये √2 इस टर्म का √2 टाइम्स विच इज 2k लैम्डा बाई आर। इस लैम्डा का वैल्यू वापस ये पुट कर देते हैं अगर, तो 2k बाई आर टाइम्स 2q बाई पाई आर, और इट इज 4k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एक हम लोगों का अगला एग्जांपल,
इसमें एक वायर था इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसको इस शेप में बेंड कर दिया गया है, जिसमें से कुछ पोर्शन हम लोगों का स्ट्रेट है और कुछ पोर्शन सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट हो गया है, विच इज 1/4 सर्कुलर आर्क। तो इस पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये हम लोगों को बताना है, जबकि वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया गया है। तो इसमें स्ट्रेट सेगमेंट एक यहां से इधर इनफाइनाइट तक है और एक स्ट्रेट सेगमेंट यहां से इधर इनफाइनाइट तक है। तो इस पॉइंट के लिए अगर इस स्ट्रेट वायर के दोनों एंड को ज्वाइन करते हैं तो एक एंड 90 डिग्री और दूसरा हम लोगों का यहाँ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री हो गया। तो वायर के दोनों एंड पर एक एंगल 0 बनता हुआ एक 90 बनता है, इसको हम लोग सेमी इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे थे। और सेमी इनफाइनाइट में दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर इस लाइन के लॉन्ग इस डायरेक्शन में और पैरेलल इस चार्ज के जस्ट अपोजिट आ गया था, ये ई पैरेलल। तो दिस वन इज ई परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज ई पैरेलल, और इसमें दोनों कंपोनेंट हम लोगों का इक्वल होता है। उसी तरह से इस वाले सेगमेंट का अगर देखेंगे तो इसकी वजह से एक एंगल इसमें भी 90 और दूसरा एंगल यहाँ टेंडिंग टू 0 डिग्री, इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दिस वन इज ई परपेंडिकुलर, और पैरेलल कंपोनेंट चार्ज इधर है तो इसके अपोजिट में इस डायरेक्शन में आ गया, ई पैरेलल। सर्कुलर आर्क का जो फील्ड होता है उसका एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होता है, तो ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इधर आ गया ये आर्क के लिए, और इसका वैल्यू कितना था √2 k लैम्डा बाई आर। ये दोनों हम लोग का सेमी इनफाइनाइट हो गया, इसलिए ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों वैल्यू सेम रहता है। ई परपेंडिकुलर इक्वल टू ई पैरेलल इज k लैम्डा बाई आर। तो ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर इस वाले का और इस वाले का जो पैरेलल है अपोजिट में हो गया, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, उस तरह से ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, ये सिर्फ बचेगा। यानी कि इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड है वो सिर्फ इस सर्कुलर आर्क की वजह से इन दोनों का फील्ड और इन दोनों मतलब इन दोनों का फील्ड यहाँ मिल करके नेट में क्या है 0। That means कि net electric field at point O is only this much, which is √2 k lambda by r, और ये इस डायरेक्शन में। और अगर ये सर्कुलर आर्क जो हम लोग का बन रहा है इस पार्ट को अगर हटा दें, सिर्फ ये दोनों वायर हम लोग रखते हैं, तो ये वाला जो फील्ड है वो अब नहीं होगा, और इन दो वायर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग का 0 मिल गया। लेकिन इसी में अगर इसको हम स्ट्रेट वायर से ज्वाइन कर देते हैं, इफ दिस इज ए स्ट्रेट वायर, भाई सर्कुलर आर्क नहीं है, तो अब ये दोनों का फील्ड मिल करके 0 बचेगा, सिर्फ ये स्ट्रेट वायर। तो इसका फील्ड अगर निकालना होगा तो इसके लिए अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ये होगा, इसका दो कंपोनेंट जिसमें एक एंगल ये है दूसरा एंगल ये है, एंड दीज आर 45 डिग्री 45 डिग्री। जब दोनों एंगल बराबर होते हैं उस केस में पैरेलल कंपोनेंट हम लोगों का नहीं आता है, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस केस में भी हम लोगों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आ गया सिर्फ, और इसके पैरेलल यानी इस वायर के पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं होगा, बिकॉज टू एंगल्स आर इक्वल 45 एंड 45। तो इस केस में स्ट्रेट वायर का फार्मूला लगा देंगे और ये आर हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। आर ये था तो स्मॉल आर का वैल्यू यहां से कितना आ गया आर साइन 45 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहां से r बाई √2 मिल जाएगा। तो उस केस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा सिर्फ ई परपेंडिकुलर, ये या इसको सिंपली ई लिखते हैं, विच इज k लैम्डा बाई r इंटू 2 cos 45 डिग्री, विच वन √2, तो √2 k लैम्डा बाई r। लेकिन इस केस में r का वैल्यू अभी r बाई √2 है, तो r बाई √2 पुट करेंगे तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो जब ये सर्कुलर आर्क था तो √2 k लैम्डा बाई r आया था, और जब ये स्ट्रेट हम लोग हो गया तो 2k लैम्डा बाई r होगा। उसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से। नेक्स्ट एग्जांपल एक, इसमें हम लोग का दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, एक x एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव वायर है और y एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव वायर।
इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा 1 और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा 2। तो इसमें P पॉइंट एक्स वाई कोई दिया गया है, इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना है ये हम लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पर दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं, तो इस वाले वायर से पॉइंट P का डिस्टेंस अगर देखें तो ये डिस्टेंस हम लोगों का y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका मतलब ये y डिस्टेंस हो गया जो कि इसका y कोऑर्डिनेट है, और इससे x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है x, तो यहां से ये डिस्टेंस x हो गया। तो पॉजिटिव वाले का जो फील्ड होगा वो तो इससे डायरेक्टेड अवे होगा इस डायरेक्शन में, विच इज 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू y। ये पॉजिटिव वाले का फील्ड हो गया। निगेटिव वाले का फील्ड इस पॉइंट पर इसी की तरफ आएगा, दिस इज 2k लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू x। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कहीं इधर है, दिस इज ई नेट। और ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से किसी से एंगल कितना बना रहा है ये भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, थीटा। तो ई नेट का वैल्यू, ई नेट इज 2k लैम्डा 1 बाई y इसका स्क्वायर प्लस 2k लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर अंडर रूट के कॉमन हो जाएगा 2k, इट इज लैम्डा 1 बाई y का स्क्वायर लैम्डा 2 बाई x का स्क्वायर। इस थीटा का वैल्यू सॉल्व करना चाहेंगे तो ये और ये tan थीटा इक्वल टू दिस, और ये वैल्यू हम लोगों का इतना है, तो tan फाइव सॉरी tan थीटा 2k लैम्डा 1 बाई y, 2k लैम्डा 1 बाई y डिवाइडेड बाई 2k लैम्डा 2 बाई x। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो गया x बाई 2k लैम्डा इन 2। तो फाइनली लैम्डा 1 इंटू एक्स बाई लैम्डा 2 इंटू वाई। ये कितना एंगल बना रहा है ये हम लोगों को मिल गया।